आज के शो में। कठपुतलियों का खेल, साजिशों की बाज़गश्त, आखिर माजरा क्या? पीएम हाउस के फोन टैप किए तो इसलिए हमने मिठाई बांटी थी कि हमारे इदारे जो हैं वो हमारे ही फोन टैप करेंगे। जिस वक्त उन्होंने एक पलंदा व्हाट्सएप का भेजा, जमा करवाया कि ये शख्स ये व्हाट्सएप कर रहा है, ये शख्स ये ट्वीट कर रहा है, तो क्या ये था वो इंसाफ? ट्विटर अकाउंट्स जाके लोगों के टैप करके पेश करना, ये वो इंसाफ था जिसके लिए हमने मिठाई बांटी थी? साजिश बेनकाब करें, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का मुतालबा। जैसे जैसे 10 जुलाई यौम हिसाब करीब आ रहा है, इनके लीडर्स की आप प्रेस कट देख लें, वैसे वैसे इनकी घबराहट में बदतदरीज इजाफा होता जा रहा है। मुद्दई होता है, पिटिशनर होता है, वो सबूत दे, या JIT जोन सी है वो मुद्दई बनी हुई है। वकला ने आज मान रोड को बंद कर दिया है और नवाज शरीफ साहब ये आगाज है। आप मामलात को बहुत लाइट ले रहे हैं, ये इतना आसान नहीं है इमरान खान साहब। खेल जो आपने शुरू किया है ना इमरान खान साहब, उस खेल का इख्तिताम हम करेंगे। डॉलर की कदर में इजाफा, राब्तों का फुकदान, तहकीकात का फैसला। अस्सलाम वालेकुम। पसे पर्दा हकायक, सनसनीखेज इंकशाफात, प्रोग्राम बेनकाब में हूं आपके साथ सैफान खान। JIT का मामला, तहकीकात का मामला, मुसद्दिक मलिक साहब जो वज़ीर आज़म के तर्जुमान हैं, कुछ देर कबल उनकी तरफ से कहा गया इंसाफ के हवाले से जो तकाजे हैं वो पूरे होते हुए नजर नहीं आए, इसलिए आवाज बुलंद करी। लेकिन ऑपोजिशन क्या मुतालबा कर रही है, ये बड़ा अहम नुक्ता है। कल भी और आज भी कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ से शुरू करते हैं। इमरान खान साहब ने भी बात की है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ने, खुर्शीद शाह साहब ने कहा कि बताया जाए हुकूमत की तरफ से कि साजिश आखिरकार कौन कर रहा है। जो सियासतदान आपको पसंद है उसको बता दें, खुर्शीद शाह को बता दें, आसिफ जरदारी साहब को बता दें। उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान साहब का कहा कि अगर आपको उनको बताना सही लगता है तो मौलाना फजलुर रहमान साहब को आगाह कर दें कि आखिरकार जमहूरियत के खिलाफ साजिश कौन कर रहा है। ऑफर या पेशकश ये दी कि अगर साजिश हो रही है जमहूरियत के खिलाफ तो हम, यानी खुर्शीद शाह साहब ने कहा जी हम आपके साथ खड़े होंगे, आपकी सफों में खड़े होंगे अगर साजिश हो रही है। बड़ा ये अहम पेशकश है क्योंकि कल परसों मुसलसल जब भी वज़ीर आज़म खुद और कल मरीम नवाज साहिबा पेश हुई तो साजिशों की बात हुई थी, सीनों में दफन राजों की बात हुई थी। तो अब अपोजिशन कह रही है जी कि कौन सी साजिशें हैं। आज इमरान खान साहब ने भी कहा है कि साजिश है तो नाम लें इदारे का, वो कौन सा इदारा है जो साजिश कर रहा है। प्रोग्राम में बात करेंगे और साथ साथ इत्तेहादी जमातें जो हुकूमत की हैं, मुस्लिम लीग ज़िया, क्या उसकी कुछ रिजर्वेशंस हुई हैं? कल आसिफ किरमानी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो उन्होंने जुडिशल एकेडमी के बाहर की थी, ये सवाल उठाएंगे। और साथ साथ डॉलर की कदर में इजाफा, आखिरकार जो शफाफ तहकीकात मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करेगी उस तहकीकात में क्या रखने आ सकते हैं? क्या ये मामला सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमी से ताल्लुक रखता है या इसके पीछे कुछ पसे पर्दा हकायक हैं जो बेनकाब होने चाहिए? स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम। मुस्लिम लीग ज़िया के सरबराह जनाब एजाजुल हक साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं इस्लामाबाद से। लेफ्टिनेंट जनरल राइट गुलाम मुस्तफ़ा साहब लाहौर से मौजूद हैं। मलिक अहमद खान साहब पंजाब हुकूमत के तर्जुमान हैं, नून लीग के सीनियर रहनुमा, लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं। एजाजुल हक साहब, आपको सर क्या आसिफ किरमानी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस पसंद नहीं आई? उन्होंने ज़ियाउल हक साहब के हवाले से, मार्शल्लाह के हवाले से और बहुत शदीद तनकीद करी आपके वालिद साहब पर। तो एजाजुल हक साहब, आपका मैंने बयान सुना, एक दो इंटरव्यूज भी देखे, वजह क्या है जो आप इतने सीख पा नजर आए, हमें इतने गुस्से में नजर आए एजाजुल हक साहब? नहीं, बात जो आपने की है वो बिल्कुल ठीक की है। मैं समझता हूँ कि आसिफ किरमानी की अपनी तो कोई शख्सियत है नहीं, ना वो सियासतदान है, ना वो पॉलिटिक्स के अंदर हैं। ये पिछले चंद दिनों में उनको हमने देखा है कि JIT के बाहर आकर वो डुगडुगी बजाने शुरू कर देते हैं। तो उनको ज़रा थोड़ा सा तमीज़ के दायरे में रहकर बात करनी चाहिए थी। एक किसी शख्सियत के बारे में अगर आप बात करें, पीपल्स पार्टी वालों से तो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि वो इस किस्म की बात करेंगे, क्योंकि उनके अपने मसाइल हैं जो रहे हैं जनरल ज़ियाउल हक शहीद के साथ। लेकिन ये मुस्लिम लीग नून वाले जो हैं, इनकी जब मैं बातें सुनता हूँ तो मुझे बड़ी हैरत होती है। और क्या आसिफ किरमानी साहब खुद बोल रहे थे या उन्हें उनसे बुलवाया गया था? क्योंकि 5 जुलाई का और जनरल ज़ियाउल हक का वहाँ मतलब ज़िक्र करने का कोई तुक बनता नहीं था, क्योंकि ये एक JIT की पेशी थी जिसमें कि मोहतरमा जो हैं वो मरीम नवाज़ या मरीम सफ़दर जो हैं वो जा रही थी वहाँ पेशी के लिए। तो उस पेशी में ऐसा सीख पा होने की उन्हें क्या ज़रूरत थी और इस किस्म की गुफ्तगू करने की क्या ज़रूरत थी, जबकि हम वॉलंटरली, अनकंडीशनली
सपोर्ट कर रहे हैं PMLN को नहीं तो आप पिछले 4 सालों से, और हर मुश्किल आप वक्त हैरान क्यों हुए? यानी मावने खुसूसी हैं वजीर आजम के, और उन्होंने अगर ज़िया उल हक साहब के बारे में बोला कि माशाल्लाह था, बुरा, ये सब, तो नून, आपने कहा पीपल्स पार्टी बोलती तो मैं हैरान नहीं होता, नून लीग बोल रही है तो मैं ज्यादा हैरान हो रहा हूं। तो वजह क्या है? कि नून लीग पर एहसानात हैं ज़िया उल हक साहब के, नवाज शरीफ साहब पर एहसानात हैं ज़िया उल हक साहब के, इस वजह से आप तवक्को नहीं रखते थे कि आज नवाज शरीफ साहब की पार्टी कम से कम ये पार्टी नहीं बोलेगी ज़िया उल हक साहब के खिलाफ? ये आपको तवक्को थी क्या जा साहब? नहीं, बोले ना बोले वो तो उनकी अपनी स्वाबदीद है। कई दफ़ा प्राइम मिनिस्टर ने ख़ुद भी इस किस्म की गुफ्तगू जो है वो अपनी तकरीर में कर दी है। जोश खिताबत में इंसान बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि JIT के बाहर खड़े होकर एक आप अपने एलाइड पार्टी है जो आपको सपोर्ट कर रही है, आप उसके ख़िलाफ़ खड़े होकर बातें शुरू कर दें और अपने आप को देखें। ये आसिफ करमानी की मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं समझता हूँ इसकी ना कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड है। ये जिनका साहिबजादे हैं वो भी ये जो चमचे का लफ्ज़ ईजाद हुआ था ना पाकिस्तान के अंदर, वो तब हुआ था जब वो काउंसिल मुस्लिम लीग में अयूब खान के साथ इनके वालिद साहब ने काम शुरू किया था, और उस वक्त से ये चमचे का लफ्ज़ जो है वो, और चमचे जो हैं वो कई दफ़ा ऐसी गुफ्तगू कर जाते हैं कि शाह से ज़्यादा शाह के वफ़ादार बनते हैं। मैं नहीं समझता कि उनको ऐसी गुफ्तगू करनी चाहिए थी। मैंने जो उनको कहना था मैंने कल उनको जवाब दे दिया था, और आइंदा अगर वो कुछ कहेंगे तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया जो है वो एक आज़ाद ख़ुद मुख्तार पार्टी है, उसको जवाब देना भी आता है और जवाब लेना भी आता है। सही नहीं, लेकिन 1977 से मवाजना जो है कल के दिन का किया जा रहा है, मौजूदा हालात का किया जा रहा है, तो एजाज उल हक साहब ये सही है, दुरुस्त है इस वक्त ये जो मवाजना किया जा रहा है? और इस हवाले से नून लीग जो आज जो इदारों की साजिशों की बातें कर रही है, तो क्या ये आपको लगता है कि माहौल वैसा है, नहीं है, या ये मनगढ़ंत सियासत हो रही है, फैक्ट से हटकर बात हो रही है, क्या हो रही है एजाज उल हक साहब? देखिए, ये इस किस्म की गुफ्तगू जो की है चंद लोगों ने, मुझे पता नहीं कि अंदरूनी कहानी क्या है और अंदर क्या डिस्कशंस हो रही हैं। जिस तरह के JIT के अंदर जाकर कुछ गुफ्तगू होती है और बाहर आते हैं तो फिर सीख पा होते हैं और कुछ और गुफ्तगू होती है। मैं समझता हूँ जो बात इस वक्त खुर्शीद शाह साहब ने की है कि वज़ीर आज़म को चाहिए कि अगर इस किस्म की कोई बात हो रही है या इस किस्म की कोई साजिश हो रही है या इस किस्म का कोई माहौल उनको नज़र आ रहा है, तो उनको चाहिए कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को, जिस तरह धरने के दौरान स्वाय एक पॉलिटिकल पार्टी जो PTI थी, उसके अलावा सारे सपोर्ट कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर को, और इसीलिए सपोर्ट कर रहे थे कि एक साजिश की बू आ रही थी या इस साजिश के बारे में कहा जा रहा था कि ये साजिश हो रही है। तो अब भी उनको चाहिए कि एक अपनी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो इत्तेहादी पार्टीज़ हैं उनको बुलाएं, उनसे गुफ्तगू करें, उनको बताएं अगर ऐसी कोई बातें हैं इनके पास कि जिससे कि ये लग रहा है कि हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई साजिश हो रही है या जमहूरियत के ख़िलाफ़ साजिश हो रही है या पार्लियामेंट के ख़िलाफ़ साजिश हो रही है, तो मेरा ख्याल है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है वो PMLN को जो है वो सपोर्ट भी करेंगी। लेकिन बतौर इत्तेहादी आप भी यानी ऑफर कर रहे हैं एजाज उल हक साहब, सपोर्ट कर रहे हैं, बतौर इत्तेहादी आप भी ऑफर कर रहे हैं कि अगर कोई बात ऐसी है साजिश की तो आपसे भी शेयर की जा सकती है। यानी बात खुर्शीद शाह साहब ने कहा मुझे बता दें, मौलाना फजल रहमान साहब को बता दें, आसिफ जरदारी साहब को बता दें, आप कहते हैं कि बता देना चाहिए, यानी नवाज शरीफ साहब को, जिसको भी अलाइड पार्टीज को भी बता दें कम से कम कि जी क्या हो रहा है, आखिरकार क्या साजिश हो रही है, किधर बन रही है साजिश। मतलब अगर इस किस्म की कोई बात है तो ज़रूर उनको बतानी चाहिए, वरना अगर हालात इस तरफ को जा रहे हैं और वो समझ रहे हैं कि कोई साजिश हो रही है, क्योंकि देखें मैं अब इस वक्त 40 साल तो मार्शल लॉ को हो गए, तो ऊपर नीचे नशेब व फराज जो है, नशेब व फराज हुकूमतों के आते जाते 1990 से मैंने ख़ुद प्रैक्टिकली देखा है, बहुत सी प्रेडिक्शंस भी की हैं राइट टाइम पे कि अब ये होने को जा रहा है, क्योंकि इंसान अंदर जब हालात देखता है तो मालूम हो जाता है कि अब इस दायरे के साथ मसला हो रहा है, अब सदर के साथ मसला है, अब फ़ौज के साथ मसला है। मौजूदा सूरत हाल में मुझे कोई ऐसी साजिश नज़र नहीं आ रही कि मैं कह सकूँ जी कि फ़ौज और हुकूमत के दरमियान कोई ताल्लुकात ख़राब हो गए, या मैं कह सकूँ कि सदर और हुकूमत के दरमियान अब 58-2 तो है ही नहीं, और सदर का नाराज़ होना ना होना एक बराबर है। तो और दूसरी बात एक और भी मैं आपको बताऊं कि एक ब्रेक है अदारे, अच्छा जैसा मैं एक ब्रेक मुख्तसर सी जाऊंगा, क्योंकि आपने जो बात की कि आपको नजर कुछ ऐसा नहीं आ रहा है इस वक्त फिजा में,
कि कोई साजिश हो रही है। जनरल गुलाम मुस्तफा साहब साथ हैं बैठे में, लेकिन उनसे राब्ता हमारा स्टैब्लिश नहीं हुआ है। मलिक अहमद खान साहब नून लीग के, उनसे भी बात करेंगे कि आखिरकार नजर आगे क्या आ रहा है। मैंने आपको हवाला दिया था कि स्टेट बैंक और फाइनेंस मिनिस्ट्री क्या आमने सामने हो चुके हैं डॉलर के हवाले से। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस क्या तहकीकात करेगी, यह भी बेनकाब करेंगे। इस ब्रेक के बाद मेरे साथ रहेगा अब तक। जैसे जैसे 10 जुलाई यौम हिसाब करीब आ रहा है, इनके लीडर्स की आप प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लें, कैसे कैसे इनकी घबराहट में बदतदरीज इजाफा होता जा रहा है। मुद्दई होता है, पिटिशनर होता है, वो सबूत दे या JIT जौन सी है वो मुद्दई बनी हुई है। वकला ने आज माल रोड को बंद कर दिया है और नवाज शरीफ साहब ये आगाज है। आप मामलात को बहुत लाइट ले रहे हैं, ये इतना आसान नहीं है इमरान खान साहब। खेल जो आपने शुरू किया ना इमरान खान साहब, उस खेल का इख्तिताम हम करेंगे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, जहां सवाल उठा रहे हैं कि आखिरकार ये कौन सी साजिश है जिसका हवाला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून दे रही है, हुक्मरान जमात दे रही है। साजिश किधर बन रही है, कौन सा, क्या कोई इदारा कर रहा है, क्या कोई कुव्वत है, तीसरी कुव्वत, सियासी कुव्वत, गैर सियासी कुव्वत कर रही है। खुर्शीद शाह साहब ने, मैंने इस तरह का हवाला दिया शुरू में कि खुर्शीद शाह साहब ने कहा कि अगर है तो हमें आगाह करें, हम साथ खड़े होंगे। कुछ ही देर कबल एजाजुल हक साहब साथ हैं प्रोग्राम में, मुस्लिम लीग ज़िया के सरबराह कहते हैं जी हम भी हुकूमत के साथ होंगे, हमें बता दें कि साजिश है तो क्या है, लेकिन साजिश नजर नहीं आ रही है हमें फिलहाल कोई। जनरल गुलाम मुस्तफा साहब की तरफ चलते हैं और मलिक अहमद खान साहब भी हमें लाहौर से ज्वाइन करें, एजाजुल हक साहब भी साथ हैं। जनरल साहब, आपकी नजर में ये कोई साजिश नजर आ रही है आपको, कोई कॉन्स्पिरेसी बनती हुई नजर आ रही है इस पूरी सूरत हाल में? आखिरकार क्या हो रहा है? क्या जमहूरियत को स्टेबलाइज करने के लिए कोई कॉन्स्पिरेसी हो रही है? क्या हो रहा है आखिरकार जनरल साहब? देखिए, मुझे आज तक ये समझ नहीं आ सकी कि एक मसला जो ना पाकिस्तान से शुरू हुआ, बाहर से शुरू हुआ और किसी के और के हाथ में नहीं, सुप्रीम कोर्ट के पास है ये मसला। अब अगर साजिश कर सकता है तो या तो सुप्रीम कोर्ट कर सकती है, अल्लाह ना करे, और मुझे उम्मीद भी है और यकीन भी है कि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान इस किस्म के किसी उस खेल का हिस्सा बनने को ना तैयार है। ख़ास तौर पे गुज़श्ता 10 साल से उन्होंने बड़े वाज़ेह तौर पे जो फैसले दिए उनसे आप मुख्तलिफ राय तो हो सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के बारे में ऐसी सोच रखना मैं समझता हूँ इंतहाई नाक़िस अक़ली होगी। दूसरा, जो कल मरीम बीबी ने बात की कि सिविलियन डोमिनेशन, देखिए सिविलियन डोमिनेशन को आज तक किसी ने चैलेंज तो भी किया नहीं, कम से कम गुज़श्ता 10-12 साल से जो हम देख रहे हैं। बल्कि जिनकी तरफ इशारा है फ़ौज की तरफ, वो तो 2 कदम आगे बढ़कर जमहूरियत को सपोर्ट भी कर रहे हैं और जमहूरियत को जहाँ तक मुमकिन हो सके मदद भी कर रहे हैं। और गुज़श्ता 2 चीफ़ आर्मी स्टाफ भी मियां नवाज शरीफ साहब ने ख़ुद मुकर्रर किए हैं और DISI भी इस दफ़ा उनकी मर्ज़ी के मुताबिक मुकर्रर किए गए हैं। अब साजिश कौन कर सकता है? मैं एक अर्ज़ करना चाहता हूँ मियां नवाज शरीफ साहब और उनके साथियों से कि उनको देखना ये चाहिए कि उनके मुआवनीन कौन है और उनको राय कौन दे रहा है। ये जो एक मसला किसी और जगह हल होना चाहिए था, उन्होंने इस साल तक पहुँचाने में जो मदद की है और रोज़ के जो ये बयानात हैं ये किस तरफ लेके जा रहे हैं। मियां नवाज शरीफ साहब को उनके गुज़श्ता दौर में भी और इस दौर में भी ये उन्हीं के जो करीबी साथी हैं जो उनको सिर्फ वो राय देते हैं जो वो जानते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब की शायद जहनी तौर पर पसंद करते हैं, बजाय इसके कि उनको सच बताया जाए, बजाय इसके कि उनको बड़ी वाज़ेह राय दी जाए कि कौन सी चीज़ सही है और कौन सी गलत है। तीसरी बार वज़ीर आज़म का भी मैं समझता हूँ मियां साहब को मुहासबा करना चाहिए। नहीं, लेकिन तीसरी बार वज़ीर आज़म है वो, आप समझते हैं कि वो मुआवनीन की राय के ऊपर अपनी राय बना रहे होंगे इस वक्त? क्योंकि उन्होंने खुद कहा था जब वो पेश हुए थे कि उनके दिल में भी बहुत कुछ है और वक्त आने पर वो बताएंगे। कल मरीम नवाज साहबा ने कहा कि सीनों में दफन जो राज हैं, जो सीनों में दफन साजिशें हैं, उनको बेनकाब करने पर मजबूर ना करें। तो ये तो नवाज शरीफ साहब के दिल में है, मरीम नवाज साहबा के सीने में दफन, ये तमाम बातें ये मावनी ने भड़काई हैं उनको बातें, या खुद उनको अंदाजा नहीं हो रहा कि क्या हो रहा है? जनरल साहब देखिए, मैं पिछले दफ़ा के दौर के सिर्फ छोटे से आपको झलक बताना चाहता हूँ। पूरे पाकिस्तान को ये इल्म था कि अगर मियां नवाज शरीफ साहब ने कोई भी ऐसा इक़दाम उठाया, चूँकि उन्होंने जनजाहिर करामत से ज़बरदस्ती रेजिग्नेशन ले ली थी, अगर दोबारा ने ऐसा कोई इक़दाम उठाया तो फ़ौज मूव करेगी। सिवाय मियां नवाज शरीफ के
बदकिस्मती ये है। हाँ, इस दफ़ा भी मैं ये समझता हूँ कि मियां नवाज शरीफ साहब को अगर सही राय दी जाए तो वो सही रास्ते पे चल सकते हैं और सही इक़दाम उठा सकते हैं। लेकिन जिन लोगों ने उनको ये राय दी है कि आप भिड़ जाएं, लड़ जाएं, मार दें, किसके ख़िलाफ़ लड़ दें, किसके ख़िलाफ़ मार दें? कौन लोग हैं जो मियां साहब को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं? मैं नहीं जानता फ़ौज में किसी ऐसे शख्स को, मैं नहीं जानता ISI में किसी ऐसे शख्स को, और अदालत के बारे में आपको बता चुका हूँ। देखिए, जनरल बाजवा के बारे में तो ख़ुद हुकूमत की राय थी कि सबसे जमहूरियत पसंद शख्स हैं ये, और जनरल बाजवा ने आज तक अपने जो बयानात हैं, इक़दाम हैं, कभी उन्होंने इस किस्म का कोई ऐसा इशारा भी नहीं दिया कि वो शायद हुकूमत को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं। बल्कि मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि उन्होंने हुकूमत का बहुत बड़ा जो बोझ था अपने सर लेकर और इंतहाई शदीद मुखालफत के बावजूद भी डॉन लीग्स के मामले पर 4 कदम पीछे हटकर हुकूमत को फिर ये ओपनिंग दी थी कि हुकूमत अपने मामलात को दुरुस्त करके और सही तरफ चले। तो साजिश अब कौन कर रहा है? मियां नवाज शरीफ साहब को ये पता होना चाहिए, ख़ुद मैं समझता हूँ। अगर उनके सीने में कोई राज दफन है तो मत भूलिए कि और लोग भी इसमें शामिल हाल रहे हैं, आज भी और गुज़िश्ता कल भी, तो वो भी राज रखते होंगे। तो बहरहाल राजों तक बात जाने के बजाय जो मामला इनको दरपेश है उसको हल किया जाए, और उसको कानूनी तौर पर अगर सही तरीके से लिया जाए, उसको हल किया जाए, तो शायद मुश्किलात में मियां साहब की और उनकी पार्टी की आसानी हो। सही। लेकिन इसके अलावा मुझे और कोई रास्ता नज़र नहीं आता। लेकिन वो अवामिल आपको भी जन साहब नज़र नहीं आते? एजाजुल हक साहब यहाँ बैठे हैं, उनको नज़र नहीं आते? खुर्शीद शाह साहब ने आज फरमाया जी उनको भी कोई ऐसा इदारों के दरमियान ऐसी कोई कैफियत नज़र नहीं आ रही। मलिक अहमद खान साहब, आपकी नज़र में कौन से वो अवामिल हैं जिसकी वजह से ये खौफ है कि सिस्टम डिस्टेबलाइज हो जाएगा, पूरी जमहूरियत लिपट जाएगी, या फिर इस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब कहते हैं साजिश, कठपुतली, तमाशा? ये कौन से अवामिल हैं इस वक्त मलिक अहमद खान साहब जिसकी वजह से ये खौफ है इस वक्त आपकी लीडरशिप को? अच्छा, देखें, जो मौक़िफ़ प्राइम मिनिस्टर का है उसमें तो आप बड़ी वजाहत से देख सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने बेसिकली अपने उस मैंडेट के हवाले से बात की कि जो मुझे मैंडेट मिला था उस मैंडेट को डिस्टेबलाइज करने में कुछ कुव्वतें कारगर अमल हैं। उसमें वो लोग जो CPEC की मुखालफत कर सकते हैं, वो लोग जो इस तरीके से पाकिस्तान की इस मईशत की बेहतरी की मुखालफत कर सकते हैं, वो लोग जो पाकिस्तान के अंदर लॉकडाउन्स कर रहे हैं। और फिर आप ये मत भूलें कि देखें, इस साजिश का, जिस साजिश का बार बार जिक्र किया जा रहा है, जिस साजिश की बात की जा रही है, ये पसे पर्दा क्या है और पेश पर्दा क्या हो सकता है? कि क्या आज आप कुछ उन चीज़ों को डिग आउट करके उस पर बात कर सकते हैं? क्या आपके सामने कोई ऐसी एविडेंस है? अगर मेरे सामने कोई ऐसी हकीकत हो तो मैं तो 1 सेकंड ना हिचकिचाऊँ और मैं उसकी बात कर दूँ, चाहे मुझे इस बात को करने में कोई तकलीफ़ भी उठानी पड़े, तो मैं ज़रूर बेनकाब करूँ कि ये मेरे सामने बात ऐसी है। लेकिन जब मेरे पास इस चीज़ की एविडेंस नहीं है तो फिर तो मैं स्पेकुलेटिव अंदाज में बात कर सकता हूँ कि आज इस अदम इस्तेहकाम का फ़ायदा किसको पहुँचेगा। क्या जब पाकिस्तान के अंदर सियासी अदम इस्तेहकाम होगा तो क्या आपकी जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं वो इसी तरह से अट्रैक्ट होती रहेंगी? क्या कल आपने डॉलर की तनज़ली से ये नहीं देखा कि रुपए की तनज़ली डॉलर के मुकाबले में हुई तो पाकिस्तान की मईशत को किस किस्म के शॉक्स लगे? क्या आप ये नहीं देख रहे कि पाकिस्तान का जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का पूरा पैराडाइम बिल्ट हो रहा था, अब उसकी क्या कंडीशन बन रही है? तो प्राइम मिनिस्टर तो एक जेनेरिक ओवरव्यू पर, जो मेरे जैसा एक उनका कारकुन है, ये समझेगा कि तरक्की के सफर को रोकने। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि आप स्पेकुलेटिव हो रहे हैं और आपको एविडेंस क्योंकि नहीं है, तो आप मुझे बताएं जिसने इन्वेस्टमेंट की होगी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, तो उसकी क्या इस वक्त कैफियत होगी जिसने इन्वेस्टमेंट की होगी? जब प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान स्पेकुलेटिव हो रहा है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि उसके साथ क्या हो रहा है, उसकी जमात के लोगों को समझ में नहीं आ रहा उसके साथ क्या हो रहा है, तो फिर ये डॉलर के फ्लक्चुएशन और मार्केट की फ्लक्चुएशन ये फिर तो काउंट ही नहीं करती ना सर, कि जब वजीर आजम को ही नहीं पता कि उसके साथ क्या हो रहा है, वो स्पेकुलेशन कर रहा है अगर बैठ के, अगर आप जो कह रहे हैं स्पेकुलेटिव है वो नहीं। आप देखिए ना, इसका मसला ही ये है, जैसे भी जन साहब ने अपनी दनिस्त में बड़ी बेहतर बात की है, जैसे सिविलियन सुप्रीमेसी की बात हुई, तो सिविलियन सुप्रीमेसी की बात से इम्प्लाइड ये तो नहीं कहा जा रहा कि कोई फौज में बैठ के उनके खिलाफ साजिश कर रहा है।
मकसद सिर्फ ये है इस वक्त कि अगर आप उस इकोनॉमी की जिसकी हम इस वक्त बात कर रहे हैं कि इकोनॉमी टेक ऑफ कर रही है, तो उसके एविडेंसेस आपके पास मौजूद हैं, थर्ड पार्टी वैलिडेशंस आपके पास मौजूद हैं, इकोनॉमिस्ट लिख रहा है, ब्लूमबर्ग लिख रहा है, ये सब लोग इस बात की तईद कर रहे हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी टेक ऑफ कर रही है। तो अब अगर उस लीडरशिप के रास्ते में कोई हर्डल्स क्रिएट होंगे, ये जो पूरा किस्सा है फ्लैट्स वाला, ये क्या पॉलिटिकल नैरेटिव नहीं बिल्ड कर रहा? क्या एक सियासी जमात अपनी सारी सियासत की पूरी इन्हिसार, पूरी इमारत क्या इसी एंटी करप्शन कैंपेन पे खड़ी नहीं कर रही, जो कि उनके जाती कारोबार के बारे में किसी एक बिजनेस ट्रांजैक्शन की बात करके उनकी पिछली 4 साल की गवर्नेंस, जिनके अंदर इतने बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स, पाकिस्तान की इलेक्ट्रिसिटी की जो मुसीबत थी उससे जान छुड़वाने की बात, इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स अंडरटेक हो रहे, तो इस बात पर अगर प्राइम मिनिस्टर की बात स्पेकुलेशन पे नहीं है, वो तो कह रहे हैं कि मेरे सीने में राज दफन है, मैं उनको खोल दूंगा, मैं उनकी बात करूंगा। आज जो आप जीआईटी का कंडक्ट है, जीआईटी के कंडक्ट पे एट पार 2 सिमिलर एप्लीकेशंस हम सुप्रीम कोर्ट में लेके जाते हैं, तो क्या एट पार का लॉ पहले सुप्रीम कोर्ट ने खुद इस्टेब्लिश नहीं किया हुआ? और अगर 2 फैसले केस ऑफ फर्स्ट इंप्रेशन आएंगे, तो उसमें से जो एक इफेक्टेड पार्टी है, क्या वो अपने उसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात आपके सामने नहीं लेकर आएंगे? जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जीआईटी आएगी। सर ये गुजारिश है, क्योंकि ये गुजारिश खुशी शाह साहब भी कर रहे हैं, यहाँ एजाजुल हक साहब भी कर रहे हैं, जलील साहब भी कर रहे हैं। सर अगर उनके सीने में जो राज दफन है और उनको इसका मतलब पता है कि सीने में उनके है, दिल में है, मरियम नवाज साहिबा भी कहती हैं, तो वो बता दें, क्योंकि आप जिस तरह स्टॉक मार्केट को इससे जोड़ रहे हैं पनामा केस से, मार्केट में इन्वेस्टर्स से हम कल अकील करीम रेड्डी साहब के साथ हमने प्रोग्राम किया, जफर मोती साहब थे, वो कहते हैं हम ज्यादा घबराए हुए इस बात से हैं कि प्राइम मिनिस्टर को ही नहीं पता कि उनके खिलाफ क्या हो रहा है। सर अगर उनको पता है, उनके दिल में राज है, वो बता दे तो ज्यादा कॉन्फिडेंट आ जाएगा मार्केट भी। आप जो इकोनॉमी की बातें, ये ज्यादा कॉन्फिडेंस हो जाएगी कि हमारे प्राइम मिनिस्टर को पता है कि उनके साथ क्या हो रहा है, कश्ती किधर जा रही है, इधर तो पता ही नहीं चल रहा कि कौन क्या कर रहा है, किधर जा रहा है मामला। मलिक साहब नहीं, अब आप इसको आप इस तरह से ले लें कि क्राइम से क्यास किया जाता है ना। अब मैं जिस बात को असेस करूंगा, मैं कैसे असेस करूंगा कि एक स्मूथ गवर्नमेंट को पहले एक धरने के जरिए उसको जेपरडाइज किया गया। जब उसको जेपरडाइज किया गया तो उस वक्त क्या ये सारी बातें एविडेंट ना हुई? क्या आज जावेद हाशमी की जो स्टेटमेंट्स हैं, वो स्टेटमेंट्स क्या किसी इस काबिल नहीं है कि उनके ऊपर भी प्रोब कर ली जाए कि कौन किस तरह से कह रहा था कि ये स्क्रिप्ट पूरा लिखा क्या हुआ है? ये सारी बातें अब हमने थोड़ी बतानी है। ठीक है, हमारे साथ जो फेट होगा, अल्टीमेटली हम तो एक पॉलिटिकल क्रिएशन है, एक इलेक्शन का प्रोडक्ट है, तो इशारे वाज़े हैं, गो बैक टू द कॉन्स्टिट्यूएंसी अगेन। ठीक है, इशारे वाज़े। एजाजुल हक साहब आप क्योंकि जो जिस तरह मलिक अहमद खान साहब इशारों में बात कर रहे हैं, धरनों का हवाला दे रहे हैं, धरनों में होने वाली जो डिस्टेबिलिटी उसका हवाला दे रहे हैं, तो एजाजुल हक साहब किस तरफ इशारा जाता है? ये सारे मामला किधर जा रहे हैं? एजाजुल हक साहब किधर इशारा कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर और पीएमएलएन? देखिए, मलिक साहब की कुछ बातें जो हैं वो बड़ी सही भी हैं कि पाकिस्तान इस वक्त एक बहुत बड़े क्राइसिस से गुजर रहा है, इन द सेंस के सी पैक के बाद और गवादर की डेवलपमेंट के बाद हमारे दोस्त, हमारे दुश्मन सब बड़े अप्रीहेंसिव है इस बारे में। और उसके बाद हमें पता है कि इंसर्जेंसीज कैसे हो रही हैं, डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की जा रही है। इन तमाम मसलों के अंदर एक ख़ुद वज़ीर आज़म ने रिक्वेस्ट कर दी सुप्रीम कोर्ट को कि जनाब आप जीआईटी बनाएं, और फिर ये भी बात सही की है कि धरनों के दौरान हम सबको, यानी कि जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ थी पार्लियामेंट के अंदर, सबको ये इस बात की तशवीश थी कि कोई ना कोई साजिश पार्लियामेंट के साथ हो रही है, इसलिए सब बड़ी मजबूती के साथ खड़े हो गए। करना ये चाहिए था कि अगर वो स्क्रिप्ट जिसके बारे में जावेद हाशमी ने कहा था, जिसका जिक्र किया था, वो धरना ख़त्म होने के बाद उसका पूरा एक एनालिसिस होता, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ बैठती, तमाम थिंक टैंक बैठते, हुकूमत उनके साथ बैठती। हुकूमत के पास राज जो हैं वो हमसे बहुत ज़्यादा हैं, उनके वो इंकशाफात करती हैं और हम देखते कि आइंदा इस किस्म के मामलात ना हो, और अगर कोई उसके अंदर इन्वॉल्व था जिनके नाम सामने आ रहे थे या लिए गए थे, तो फिर उनको उसी वक्त सज़ा भी देनी चाहिए थी। अब जो हालात इस वक्त पैदा हो रहे हैं, स्टॉक एक्सचेंज की बात हो रही है, वाकई में बहुत ज्यादा। लेकिन एजाज साहब एक चीज आपसे पूछूं, रुपया ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है। आपने 2014 के धरने का हवाला दिया, आपने कहा हम एनालाइज कर रहे थे, हमें नजर आ रहा था कि कुछ हो रहा है, तो अब तो आप एनालाइज ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, या आप अभी भी आपको लग रहा है कुछ हो रहा है, साजिश हो रही है? क्योंकि अभी आपने मुझे कहा पहले सेगमेंट में कि आपको ऐसा कुछ नहीं लग रहा क्या हो रहा है, क्या 2014 के धरने के और आज के हालात में कोई ममासलत है, कोई तसलसल है, या ये अलग अलग चीजें इस पर हैं, आज ऐसे हालात नहीं है जैसे उस पर थे? एजाज साहब
देखिए बिल्कुल दो चीज़ें मैंने आपको बताई है ना। एप्रीहेंशन क्या थी उस वक्त, जो एलिगेशंस लग रहे थे, उसका भी कोई प्रूफ तो सामने नहीं आया, सबूत तो सामने नहीं आया। ये तो ये कहा गया जी कि इमरान खान जुवैद हाशमी साहब को ऐसे इशारे कर रहे थे यहाँ पे, मतलब मार के जी किसी जर्नैल ने कहा है या किसी ने बात की है बीच में से, पता नहीं। कई मरतबा ऐसे भी होता है यार कि जाके कहा जी कि ऐसे हमें कर लेना चाहिए क्योंकि मुझे जो है फ़लाँ ने इशारा दिया है। तो ये बातें हम पॉलिटिशियंस आपस में करते भी रहते हैं कई दफ़ा, अपने आप को ज़्यादा बनाने के लिए, अपनी बात को मनवाने के लिए। लेकिन उस वक़्त मैंने ये कहा ना कि अगर कोई चीज़ थी तो हम सारे खड़े हो गए एक जगह। ये कहा गया कि जनाब ये जो भी ताहिरुल कादरी साहब कर रहे हैं, इमरान खान साहब कर रहे हैं, और फिर कुछ हमारे दोस्त जो माजी में जिनका ताल्लुक़ रह चुका है इन एजेंसियों के साथ, उनके साथ जो हमारी बातचीत होती थी, गुफ्तगू होती थी, तो उनसे भी कुछ चीज़ें ऐसी निकलती थी जिनसे कुछ शक पड़ता था कि हो सकता है कि मौजूदा एजेंसीज ना कर रही हो, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो इसमें मुलव्वस हों। एक ब्रेक, मौजूदा सूरत हाल में देखें ना, दो अदारे हैं। जैसा मैं इस बात को यहीं से कंटिन्यू कर लेता हूं, एक ब्रेक के बाद मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। जनरल गुलाम मुस्तफा साहब से भी इस पर राय लेंगे, मलिक साहब से भी, और स्टेट बैंक का जिक्र, फाइनेंस मिनिस्ट्री का जिक्र, डॉलर का जिक्र हुआ है, तो इस हवाले से भी कुछ अहम हकाइक सामने रख के समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये एक दो दिन के अंदर डॉलर के साथ हुआ क्या है, और क्या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी करने जा रही है, आखिरकार ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी करने जा रही है, कितनी कामयाबी उसको मिलेगी, और क्या ये इदारों के दरमियान कुछ अपकलेश क्या है जो कल डॉलर के साथ हुआ, ये भी बेनकाब करेंगे। मेरे साथ रहेगा। जैसे जैसे 10 जुलाई यौम हिसाब करीब आ रहा है, इनके लीडर्स की आप प्रेस कट देख लें, वैसे वैसे इनकी घबराहट में बदतदरीज इजाफा होता जा रहा है। मुद्दई होता है, पिटिशनर होता है, वो सबूत दे, या JIT जोन सी है वो मुद्दई बनी हुई है। वकला ने आज मान रोड को बंद कर दिया है, और नवाज शरीफ साहब ये आगाज है। आप मामलात को बहुत लाइट ले रहे हैं, ये इतना आसान नहीं है इमरान खान साहब। खेल जो आपने शुरू किया ना इमरान खान साहब, उस खेल का इख्तिताम हम करेंगे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब साजिश, कठपुतलियों का तमाशा, कॉन्स्पिरेसी, जमहूरियत के खिलाफ। आखिरकार हो क्या रहा है इस वक्त इस मुल्क के अंदर, क्योंकि जिस तरह के हमें बयानात नजर आ रहे हैं, उन बयानात की रोशनी में अब मुख्तलिफ सियासी जमातें ये कह रही हैं कि हमारे सामने हकायक रखे जाएं, आखिरकार क्या हो रहा है। अगर साजिश है तो हम आपके साथ खड़े हैं। एजाजुल हक साहब, आप कुछ फरमा रहे थे और आपने कहा जी उस वक्त एजेंसी के कुछ लोग, पुराने जो लोग थे वो कुछ बता रहे थे, आपको कुछ इत्तला थी। अब कोई ऐसी बात है कि आपके सामने बाज़गश्त ऐसी हो रही हो कि ये कोई साजिश हो रही है, कोई इदारा कर रहा है, कोई खुदा ना कोई इदारे के अंदर कोई अफराद कर रहे हैं, कोई ऐसी चीज आपको आ रही है बाज़गश्त ऐसी? जा साहब देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ अपने तजर्बे से। मैं ये देता हूँ आपको एग्जांपल इसलिए देता हूँ मैं कि ये हकायक और हकीकत है कि मैं एक मरतबा जनरल आसिफ नवाज़ जो उस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, उनसे एक प्राइवेट निजी महफिल उनके घर में थी जिसमें 3-4 लोग फैमिलीज़ इनवाइटेड थी। तो मैं भी अपनी अहलिया के साथ वहाँ गया हुआ था और उनकी बेगम साहब के साथ बैठा हुआ था, जिन्होंने बातों बातों में ये बताना शुरू किया कि हमारे घर के बाहर जो है वो गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, हमारे टेलीफोन जो हैं वो टैप किए जा रहे हैं। अब ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के घर के अंदर की बात बता रहा हूँ आपको मैं। और फिर ये गुफ्तगू जब हो रही थी तो जनरल आसिफ नवाज़ ने मुझे कहा कि लेट्स नॉट डिस्कस इट, आई विल सॉर्ट इट आउट। यानी मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए, आप यकीन करें सफ़ान साहब। और अगले दिन मैं पहली दफ़ा ज़िंदगी में के ब्लॉक में गया जहाँ पर ब्रिगेडियर इम्तियाज़ साहब IB के हेड थे। अच्छा। और मैंने उनको जाकर कहा, मैंने कहा ये आप क्या कर रहे हैं, हमारी हुकूमत है और मेरा ये फ़र्ज़ बनता था कि इतनी बड़ी बात है, अगर ये निकल गई तो जनरल आसिफ नवाज़ जिनके साथ मेरे इतने ख़ानदानी ताल्लुकात हैं वो ख़राब हो जाएंगे। लेकिन मैं फिर भी आपको बताना चाहता हूँ कि इस किस्म की बात ये क्यों इतनी खौफनाक बात है जो उन्होंने की। तो उन्होंने कहा नहीं मैं उनके टेलीफोन नहीं टैप कर रहा है एजाजुल हक साहब, मैं तो उनके कर रहा हूँ जो उनको फ़ोन करते हैं, जिनसे वो बात करते हैं। तो बाद में मुझे मालूम हुआ कि वज़ीर आज़म को इस बात का इल्म ही नहीं था। ये IB वाले खुद ब खुद लगे हुए थे ये करने के लिए, और लाजमी बात है कि रिपोर्ट भेजते होंगे वहाँ पर जी कि आज फ़ारूक लगारी साहब ने ये बात की, आज मलिया लोधी ने ये बात की, आज फ़लाँ ने ये बात की। तो ये भी कन्फ्यूजन कई दफ़ा इस किस्म के चंद मेरे अपने ज़ाती जो मुशाहिदे में चीज़ें हैं, ये तो एक मैंने एग्जाम्पल दिया, 3-4 और भी ऐसी खौफनाक बातें हैं। तो इन तमाम चीज़ों का अहाता करना चाहिए और देखना चाहिए कि हक़ाइक़ को और जो
इस किस्म की मतलब कंफ्यूजन फिक्शन है उसको अलग करके देखा जाए। लेकिन जनरल गुलाम मुस्तफा साहब आपको पता लगे कि ताकि कंफ्यूजन ना रहे। जनरल गुलाम मुस्तफा साहब आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? आपने हालात देखे हैं, हर दौर देखा है, और आज मैं बताऊं एक स्टोरी ये भी लगी हुई थी कि जी इस पर जो जीआईटी है इसके मामलात को यानी सिक्योरिटी के एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात को वो कोर्ट के ऑर्डर्स पर आईएसआई की ड्यूटी लगाई। इस तरह की स्टोरी बाकायदा जो एक बड़े स्ट्रीम पब्लिकेशन द न्यूज में लगी हुई है। इसका मतलब क्या है इस वक्त? ये क्या आईएसआई इस वक्त मामलात देख रही है, आईएसआई इसके अफेयर्स को देख रही है? गुलाम साहब ये क्या अनयूजुअल है बहुत ज्यादा, या फिर आपके नजदीक ये कंसर्निंग होना चाहिए फॉर द गवर्नमेंट? क्या इसमें कोई ऐसी बात है जो बहुत ज्यादा अनयूजुअल है इस वक्त, या ये नॉर्मल बात है? गुलाम मुस्तफा साहब देखिए, जो बातचीत चल रही है इसमें काफ़ी सारी स्पेकुलेशंस हैं। ये जो दो ऑफिसर्स हैं, एक एमआई के हैं और एक आईएसआई के हैं, ये वही हैं जिन्होंने डॉन लीक्स पे भी काम किया था। अच्छा। और इसमें मैं समझता हूँ कि विजडम ये थी कि चूँकि हुकूमत एक दफ़ा हुकूमत के लोग उनसे डील कर चुके हैं तो उनको एतमाद होगा कि ये लोग हुकूमत के ख़िलाफ़ नहीं बल्कि जो हक़ाइक़ है उनको सामने लेकर आएंगे। दूसरी, जहाँ तक आईएसआई के बारे में ये सोच है कि आईएसआई कोई ख़ुद ब खुद बैठ के कोई साजिश कर सकती है, बहुत कम लोग ये जानते हैं कि आईएसआई को मोनोलिथ या खुद फैसला साजी की आईएसआई में इतनी क़ुव्वत नहीं होती। अगर डीआईएसआई ने काम करवाना है ज़ाती तौर पे तो नहीं करना उन्होंने किसी को कहना है और 2-3 लोग 4 उसमें इन्वॉल्व होंगे तो ही वो काम होगा। और फिर अगर कोई इतना बड़ा स्टेप ले रहा है जिसकी तरफ ये इशारा हो रहा है रिपोर्ट्स में कि खुदा न खास्ता वो हुकूमत को डिस्टेबलाइज करने की साजिश है, तो ये मुझे बताइए कि क्या पूरा मुल्क की तमाम इदारे इसमें शामिल हैं? देखिए, जीआईटी जब बनी थी और जीआईटी को जो मकासद दिए गए थे, तो जीआईटी ने जब सवाल पूछने हैं तो उन 13 सवालों का जवाब ढूंढ के सुप्रीम कोर्ट के सामने रखना है। और हमारे मोहतरम जो जज साहिबान है हर 15 दिन बाद उनसे रिपोर्ट भी ले रहे हैं। फैसला तो अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने करना है, जीआईटी ने तो नहीं करना। जीआईटी ने फैक्ट फाइंडिंग में अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से या उनकी साहबजादी से या उनके साहबजादों से सवालात पूछे हैं तो वो सवालात सिर्फ इसलिए कोई भी पूछे गए कोई ज़ाती दुश्मनी है। इनमें से कोई भी मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं था जिसको शायद डायरेक्टली मियां नवाज शरीफ से या उनके ख़ानदान से कोई नुकसान पहुँचा हो जी। ये सब तो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इकट्ठे हुए हैं। अब आप इसको जो मर्जी रंग देना चाहें दे दें, सही। लेकिन 2 चीज़ें बड़ी तय हैं। देखिए, फ़ौज से मेरा ताल्लुक़ रहा है, अब भी है, और मैं बहुत सारे लोगों के साथ इन कॉन्टैक्ट भी रहते हैं जूनियर सीनियर लेवल पे। मुझे अभी तक कोई ऐसा शख्स नहीं मिला जो जमहूरियत के ख़िलाफ़ हो, जो ये समझता हो कि पाकिस्तान में जमहूरियत के अलावा कोई रास्ता है। हाँ, ये ज़रूर है कि गवर्नेंस पे लोगों के बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं, सही। और जिस तरीके से कौमी मामलात को देखा जा रहा है या तय किया जा रहा है उस पर भी लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात होंगे। लेकिन इसका ये मकसद हरगिज़ नहीं है कि वो हुकूमत के ख़िलाफ़ हैं या उस सिस्टम के ख़िलाफ़ हैं। अगर हुकूमत ख़ुद अपने जो तौर तरीक़े हैं वो दुरुस्त ना कर सके, और सीपे की मिसाल सामने है आपके। अच्छा, एक चीज़ बहुत बड़ा मंसूबा है। अच्छा, एक चीज़ जैसे यहाँ पे, क्योंकि ये मलिक साहब से भी इसका जवाब तो हमें लेना ही आगे, लेकिन आपके सामने पहले रखते हुए, क्योंकि अभी जिक्र हुआ है डॉलर का जो कल 3.1% का डेप्रिशिएट पाकिस्तानी रुपये ने किया था डॉलर, तो हमने देखा ये अब तक, क्योंकि इसाकदार साहब ने आज तहकीकात का ऐलान कर दिया। उन्होंने बैंक्स के प्रेसिडेंट और तमाम अहम तरीन जो कलीदी स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ मामले पे बैठ के उन्होंने इसको हल करने की बात की है। लेकिन इस पूरी सूरत हाल में हमने 2 स्टेटमेंट्स देखी हैं जो मुतनाज़ा हैं। एक ये 5 जुलाई की प्रेस रिलीज है फ्रॉम द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, जिस प्रेस रिलीज के अंदर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ये कहता है जी कि एसबीपी इज ऑफ द व्यू, यानी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इज ऑफ द व्यू दैट दिस डेप्रिसिएशन इन द एक्सचेंज रेट will address the emerging imbalance in the external account and strengthen the growth prospects of the country। यानी जो एक्सटर्नल इम्बैलेंस है, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, उसको रिफ्लेक्ट किया है जब पाकिस्तान की करेंसी ने डेप्रिशिएट किया था 3.1% अगेंस्ट द यूएस डॉलर। ये स्टेट बैंक ने कहा है। लेकिन इसाकदार साहब ने इसके बरक्स बिल्कुल कहा है जी कि इसका ताल्लुक इससे नहीं है, ये तो कम्युनिकेशन गैप है इस वक्त इंस्टीट्यूशंस यानी स्टेट बैंक और बैंक्स के दरमियान, जिसकी वजह से आज हमने ये सूरत हाल देखी है, जिसकी तहकीकात होनी चाहिए। इसका ताल्लुक इकोनॉमी से नहीं है, पॉलिटिक्स से नहीं, ये कम्युनिकेशन गैप है। लेकिन स्टेट बैंक कुछ और कह रहा है। अब ये एक बड़ा मसला है, क्योंकि 9 साल बाद ये मामला, हमने 9 साल बाद इतना बड़ा ड्राइव देखा, स्लाइड देखा पाकिस्तानी रुपये के उसमें। अब
जनरल साहब, आपकी नजर में ये भी गवर्नेंस का इशू है? स्टेट बैंक कुछ और कह रहा है, आज सागदार साहब ने कहा कि नए गवर्नर स्टेट बैंक भी हम लगा देंगे, जो अपॉइंटमेंट होनी है तो एक्टिंग है, तो ये क्या हो रहा है इस पर? स्टेट बैंक अलग कह रहा है, मिनिस्ट्री और कह रही है, असल में क्या हुआ था ये कैसे पता चलेगा जनरल साहब? देखिए, ये कभी पता नहीं चलेगा। इससे पहले भी जिस 9 साल का आपने जिक्र किया, जितना बड़ा ऊपर नीचे हुआ था मसला स्टॉक एक्सचेंज में, आज तक पता नहीं चल सका कौन जिम्मेदार हैं, किन्होंने इससे फ़ायदा उठाया, इसका भी पता नहीं चलेगा। लेकिन जो मैं बात कर रहा था, बड़े वाज़ेह तौर पर आपने ख़ुद उसकी निशानदेही कर दी है कि स्टेट बैंक कुछ कह रहा है, हमारे वज़ीर ख़ज़ाना कुछ कह रहे हैं, और बिटवीन दी टू गुज़श्ता मेरे ख्याल है 24 घंटों में पाकिस्तान को कितना ज़्यादा नुकसान पहुँचा दिया है। यही वो इश्यूज़ हैं। देखिए, पिछले दिनों कुछ ऑयल का मसला बना था, आज तक पता नहीं चल सका कौन जिम्मेदार है, उसको क्या सज़ा मिली। फिर आप जब पीआई की बात करते हैं, पीआई का हाल देख लीजिए। आप जब अपॉइंटमेंट्स की होती है तो ज़्यादातर एक्टिंग रखे हुए हैं, और उनमें ज़्यादातर वो लोग हैं जो समझे जाते हैं कि ये या डार साहब के करीब हैं या मियाँ साहब के करीब हैं। भी आप मेरिट को क्यों नहीं लेके आते सामने? कि आप पाकिस्तान में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो इन मामलात को समझते भी हैं, संभाल सकते हैं और हुकूमत की मदद करना चाहते हैं। लेकिन देखिए, ज़ाती वफादारियों से बढ़कर जब तक आप मेरिट की तरफ नहीं जाएंगे तो ये गवर्नेंस के इशूज़ भी बढ़ेंगे आपके लिए, और ये बड़ी वाज़ेह मिसाल है। अब आप जो मर्ज़ी कह लें कि ये कम्युनिकेशन गैप है, इस सादगी पे कौन ना मर जाए या असद। अब ये कम्युनिकेशन गैप ने पाकिस्तान को इतना नुकसान पहुंचा दिया है, और आज हम कह रहे हैं उसकी इंक्वायरी करेंगे। ये आपने ख़ुद तो कमज़ोरी बता दी कि मसला कहाँ पर है। ये मलिक अहमद खान साहब, आपने भी जनरल साहब की गुफ्तगू सुनी। जनरल साहब ने कहा कि जूनियर ऑफिसर्स या अभी भी राब्ते होते हैं तो वो डेमोक्रेसी के खिलाफ कोई नहीं है, यानी ये दिल से ख्याल निकालें। असल में अगर कोई बात है तो गवर्नेंस पर कंसर्न जरूर होते हैं, लेकिन जमहूरियत के खिलाफ कोई नहीं है। और जमहूरियत की ताज़ा मिसाल कल जो रुपी डिप्रेशन है 3.1% की, जिस पर मुतनाज़ा बयान हम देख रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा फाइनेंशियल सेक्टर को भी कि हो क्या रहा है आखिरकार। तो मलिक साहब क्या कहेंगे इसके ऊपर? अच्छा, देखिए, इसकी जो वजाहत आज फाइनेंस मिनिस्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में है वो काफ़ी पर्टिनेंट और बड़ी स्पेसिफिक है। उन्होंने तमाम बैंक्स के सरबराहान को ये कहा कि ये बैंक्स के इंडिविजुअल एक्ट की वजह से बैंक्स ने जो अपने तौर पे मॉनेटरी पॉलिसी से हटकर जो इन्होंने इसकी परचेजिंग की और उसकी वजह से एक हाइप क्रिएट हुई, तो उसके अंदर कम्युनिकेशन गैप रह गया कि जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की कम्युनिकेशन थी विद द बैंक्स। अच्छा, अब लेकिन जो इसके पॉलिटिकल साइड है वो मैं आपके सामने रखूंगा, क्योंकि इस सारे मामले में जब से ये पनामा का पॉलिटिकल साइड से पहले क्या स्टेट बैंक ने जो कहा वो गलत है? इसका मतलब कि स्टेट बैंक ने कहा कि जो एक्सटर्नल अकाउंट है उस सूरत हाल की सही अक्कासी पाकिस्तानी रुपी कर रहा है, 3.1% जो डिप्रिसिएशन है ये जस्टिफाई करती है एक्सटर्नल अकाउंट को। तो स्टेट बैंक तो जस्टिफाई कर रहा था इसको, जब फाइनेंस मिनिस्टर कहते हैं कि कम्युनिकेशन गैप है या बैंक्स ने कुछ किया। नहीं सुफियान, देखें, जो आप कह रहे हैं, आप एक डॉक्यूमेंट की बुनियाद पे बात कर रहे हैं, और मैं जो आपसे कह रहा हूँ वो मैंने आज जो फाइनेंस मिनिस्टर की स्टेटमेंट सुनी है मैं उसकी बुनियाद पे कह रहा हूँ। अब इन दोनों के दरमियान, क्योंकि आई एम नॉट प्रिवी टू दिस डॉक्यूमेंट जो आप दिखा रहे हैं, अब मैंने आपकी स्क्रीन पर पढ़ने की कोशिश की है। मैं कुछ आज आपका कुछ साउंड भी ठीक नहीं है जिसकी वजह से मैं प्रॉपरली सुन भी नहीं पाया हूँ कि आपने क्या कहा है, लेकिन जो मैं एप्रीहेंड कर सका हूँ वो मैंने आपके सामने अर्ज कर दी है कि ये बेसिकली जो आपकी बात है इसके साथ जो मैं कह रहा हूँ वो ज़्यादा फ़र्क है नहीं उस बात का कि बैंक्स ने एक्सटेंसिव परचेजिंग की, उन्होंने डॉलर को होल्ड किया, पाक रुपये की जो वैल्यू कम हुई, जो कि स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी के साथ किसी सूरत भी वो उनकी आपस के अंदर कोई डिफरेंशिएशन रहेगी, सिंक्रोनाइज नहीं कर पाई। दिस इज़ व्हाट द फाइनेंस मिनिस्टर सेड। अब ये सूरत हाल इस तरह से आगे चलती है या इसको कंटेन कर लेते हैं। अब जब इस तरह का पॉलिटिकल अनरेस्ट का सिचुएशन होगा, एग्जैक्टली यही हम कह रहे हैं कि यही वो मामलात हैं जिनकी बुनियाद पर प्राइम मिनिस्टर बार बार अपने खदशात का इजहार करते हैं कि आपकी मईशत जो टेक ऑफ कर रही थी वो किसी तरह से फिर कॉम्प्रोमाइज होगी, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो मोटरवेज। सवाल छोटा सा, मैं आपको माजरत हो, मुझे अच्छा नहीं लगा, बात बिल्कुल सही आप सुनकर जा रहे हैं, लेकिन एक सवाल सर, ये जो डॉलर होता है इसकी जो इंटरबैंक मार्केट में प्राइस होती है वो मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई के ऊपर डिटरमिन होती है। यकीनी तौर पर उसमें पॉलिटिकल प्रेशर एक फैक्टर होता होगा, लेकिन ये डिमांड सप्लाई जब बैंक्स खरीदते हैं, बैंक्स बेचते हैं, स्टेट बैंक उनको इंटरवीन करके कहता है जी आप बेच दो, इंटरबैंक ऑपरेशंस करो या नहीं करो।
ये स्टेट बैंक ने उनको नहीं कहा, और स्टेट बैंक ने खुद वजाहत कीजिए कि हमने इसलिए नहीं कहा क्योंकि हम तो एक्सटर्नल अकाउंट के हवाले से इसको रिफ्लेक्ट कर रहे थे जो इसमें लिखा है प्रेस रिलीज में। तो ये डिमांड सप्लाई है, इसको इमरान खान पनामा या इस मामले से आप कैसे जोड़ सकते हैं मलिक साहब? नहीं, देखिए, डिमांड सप्लाई जो है ये एक रिलेटिव टर्म है। डिमांड सप्लाई जो है ये कोई टेंजिबल फिगर्स नहीं दे सकती आप। अब डिमांड सप्लाई की जो बुनियाद है वो अगर एक बैंक की अपनी ट्रेंड्स के मुताबिक आप देखेंगे कि व्हाट मुस्लिम कमर्शियल बैंक इज डूइंग और व्हाट अस्करी बैंक इज डूइंग, तो हर बैंक की अपनी जो है उसकी एक कैपेसिटी होगी जो उस मार्केट के इंटरेक्शन के साथ डील कर सकेगी। उस बहस में मत पड़े, आपकी प्रेमिसेस और हो जाएंगी, आपकी बहस किसी और टर्फ पे चली जाएगी। ये डॉलर का जो कल का ये राइज है, ये अनयूजुअल राइज है, बड़ी सस्टेनेबल थी, पॉलिसीज गवर्नमेंट की बड़ी इफेक्टिव थी। 3-4 साल आपने रुपये के अंदर डिप नहीं देखा, दैट इज अ फैक्ट, दैट इज एन हिस्टोरिकल फैक्ट। उस पर ज्यादा बहस की जरूरत नहीं है। लेकिन जिस तरफ आप जा रहे हैं, आप तो इकोनॉमिक की बेसिक्स पे बात करना चाह रहे हैं, और उस तरफ अगर आप जाएंगे तो आपको एक कंप्लीट एक एक्सपर्ट फाइनेंशियल ओपिनियन की जरूरत होगी। मैं आपको उसका पॉलिटिकल जब आपके मुल्क में अनरेस्ट होगा, ठीक है, आप इसकी सियासी साइड, जी बिल्कुल मैं समझ रहा हूं, आप ये ज्यादा अच्छा होता कि फाइनेंस मिनिस्ट्री से कोई होता, लेकिन आप जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं वो सियासी सूरत हाल है, वो क्या है मलिक साहब, उसका क्या इंपैक्ट है फिर इसके ऊपर? देखिए, मैं यही तो अर्ज कर रहा हूं ना कि आपकी तमाम चीजें कॉम्प्रोमाइज होंगी, आपकी इकोनॉमी की ग्रोथ कॉम्प्रोमाइज होगी, आप जिन चैलेंजेस के साथ निमट रहे थे वो कॉम्प्रोमाइज होगा। और वो कैसे, जब हम बार बार कहते हैं कि जो पाकिस्तान की तरक्की है एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ तरक्की है, जब हम कह रहे थे कि कॉम्प्रीहेंसिवली हम तमाम उन चैलेंजेस को डील कर रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट का जो इलेक्शन कैंपेन में मंशूर था, हम वी वर नियर टू दैट कि हम इलेक्ट्रिसिटी के जिनके साथ भी नबरदस्मा थे कि जो लोड शेडिंग की अजाब है इससे जान छूटे, जब हम अपनी कम्युनिकेशन एंड वर्क्स के मोटरवेज के जो पूरा जाल मुल्क के अंदर बिछ रहा था, ये सारी बातें मतलब बार बार एक रिटोरिक के तौर पे करना हमें भी ऑड लगता है। डेली गोइंग ऑन टीवी टॉकिंग द सेम थिंग, एक ही बात करते रहे, लेकिन हम कुछ बुनियादी सवालात के जवाब मांगते हैं। हम ये कहने में, पूछने में हक बजाने में हैं कि अगर जेआईटी के कंडक्ट के अंदर कहीं पर कोई ऐसी एनोमलीज ना आती, जेआईटी की कंपोजिशन पे एनोमलीज ना आती, अगर एट पार एप्लीकेशंस, एक एप्लीकेशन मेरी है, एक एप्लीकेशन आपकी है, उसको एक सर्टेन ट्रीटमेंट मिलती है, मुझे नहीं मिलती, उसी तरह की कुछ डिटेल्स मैं दोबारा लेकर जाता हूं, वो मैं ले जाकर सुप्रीम कोर्ट के आगे रखता हूं, सुप्रीम कोर्ट केस ऑफ फर्स्ट इंप्रेशन बनाती है, सुप्रीम कोर्ट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के प्रोसीजर को पीछे छोड़ती है, सुप्रीम कोर्ट मुझे फैसला करके पाबंद करती है, मैं तो सर तस्लीम खम करता हूं, लेकिन क्या किसी तरीके से फेयरनेस मुझे रिक्वायर्ड नहीं है? अगर कुछ पॉलिटिकल पार्टीज इसके लीगल कॉन्सिक्वेंस से हटकर उसको एक पॉलिटिकल टर्फ पे जाके खेलना चाहें, अपनी सारी पॉलिटिकल माइलेज इस चीज से लेना चाहें, इस केस के अंदर अदालत में सियासत की बुनियाद पर लेकर चलना चाहें, तो फिर हम क्या कहेंगे? फिर हम ये जरूर कहेंगे कि जहां पर वो लीगल एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं उसका तो कंटेंट कहीं ज़ेरे बहस ही नहीं आ रहा, कोई बात ही नहीं कर रहा उस पर। कहां पर ये किसी ने जिक्र किया कि जेआईटी के अंदर क्वेश्चनियर क्या था? आज तक किसी ने बाहर आके उस क्वेश्चनियर पर बात भी की? आज तक जो लोग ये पिटिशनर्स हैं इसके, कैन दे ब्रिंग आउट समथिंग के क्वेश्चनियर के अंदर क्या था और क्या बात थी? मकसद सिर्फ ये है कि अगर लोगों ने इससे अपने सियासी मकासद हासिल करने हैं तो देन मियां नवाज शरीफ इज द लीडर विद द मोस्ट वोट्स, ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, तो उसके एक्ट के साथ पॉलिटिक्स कैसे नहीं होगी? अंडरस्टूड है वो होगी। एजाजुल हक साहब, ये मुझे फरमाइएगा सर, क्योंकि ये अभी मलिक अहमद खान साहब की गुफ्तगू, ये वही तहफ्फुजात हैं जो नून लीग बार बार रेस कर रही है। ये जब जेआईटी बनी थी तो यही नून लीग मिठाइयां तकसीम कर रही थी, कल इमरान खान साहब बार बार ये कह रहे हैं, तो सर इनको यानी नून लीग एंटिसिपेट नहीं कर रही थी? एजाजुल हक साहब, ये क्या ऐसा हो जाएगा कि आज ये सूरत हाल में होंगे कि मिठाइयां तो दूर, इस वक्त सोग जैसी कैफियत है? एजाजुल हक साहब, ये क्या एंटिसिपेट पॉलिटिकली कैलकुलेट नहीं कर सके थे? क्या ये बहुत लाइटली ले रहे थे जेआईटी को? क्या चक्कर था ये एजाजुल हक साहब जो मिठाइयां तकसीम हो रही थी? देखिए, जो मलिक साहब ने बातें की हैं ये बड़ी कंसर्न की बातें हैं, और यही अगर अपना कंसर्न्स हैं हुकूमत के, तो इसका मतलब कि फिर सुप्रीम कोर्ट पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि शायद वो कोई साजिश कर रहे हैं। तो बात यह है कि ये तमाम चीज़ें भी मैं समझता हूँ कि अपने लीगल एक्सपर्ट्स भी होंगे हुकूमत के, उनके साथ भी डिस्कस कर सकते हैं। पॉलिटिकल एंगल इसका देखना चाहिए कि पॉलिटिकली अगर मुल्क को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की जा रही है तो पॉलिटिशियंस के साथ इसको डिस्कस करना चाहिए।
लेकिन जहाँ तक ये डॉलर का आपने बात की थी जी। मैं इसका पॉलिटिकल एंगल ये भी देख सकता हूँ कि ये हुकूमत के हक में गया है। अच्छा, उन्होंने कहा देखें अगर आप हुकूमत को डिस्टेबलाइज करेंगे तो डॉलर जो है वो मतलब रुपये डिप्रिशिएट करेगा फिर। लेकिन कल और आज के दरमियान इसहाक डार साहब ने बैंक के प्रेसिडेंट के साथ मिलकर और ये सारी चीज़ें करके अभी रुपये एज अप्रिशिएटेड आई थिंक हाफ ऑफ व्हाट इट लॉस्ट। तो उम्मीद है कि ये ऐसे मामला जो है वो नहीं होंगे और मामला ख़राबी की तरफ नहीं जाएंगे और इकॉनमी जो है वो ठीक होती जाएगी। लेकिन ये बहुत से सवालात हुकूमत जो उठा रही है ये इस किस्म के सवालात हैं जो कि बड़े सवालिया निशान छोड़कर जा रहे हैं और अगर इस किस्म की मामलात हैं कि हमें जुड़ी। ठीक है, एजाजुल हक साहब का इस वक्त राब्ता भी शायद मुनक़ता हुआ है, लेकिन इनका मैसेज हम तक पहुंच गया है। मरियम साहब का, जनरल गुलाम मुस्तफा साहब का बहुत शुक्रिया, एजाजुल हक साहब का बहुत शुक्रिया। अहम तरीन मामलात हैं JIT से उठने वाले तहफ़्फ़ुज़ात नून लीग के और इस पर इत्तेहादी जमातें या अपोजिशन वो कहती हैं जी साजिश है तो हमारे सामने रखें, और फिर स्टेट बैंक क्या कहता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस क्यों कुछ और राय रख रही है, ये भी हमने सवाल उठाया। फीडबैक फेसबुक, ईमेल्स एंड ट्विटर देखते रहिएगा। अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा।